हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 10th सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी की वर्कशीट है ये, और आपके लिए 8 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था और हमने देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आज हम डिटेल में उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। Dear students, you studied the preamble of the Constitution of India in the last worksheet and tried to find out important features of the Indian Constitution. We will study about the features of the Indian Constitution in this worksheet. इस worksheet में हम उनके features जो है Indian Constitution के, उनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी आ जाएंगी सारी। Important features of the Constitution of India. सबसे फर्स्ट है फेडरलिज्म, ठीक है। सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट इज सेकुलरिज्म। ठीक है, तो वन बाय वन सबको समझेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट क्या है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लेवल और टायर्स। तो बेटा ये जो फेडरलिज्म है ये गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर्स डिवाइड कर दी जाती हैं। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो देखिए, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट जो विलेजेस में होती है। ठीक है, तो यानी इस तरह से फेडरलिज्म है। फाइंड आउट वेदर फेडरलिज्म इज देयर इन इंडिया, गिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ योर आंसर। तो हमारे इंडिया में क्या फेडरलिज्म है? तो बिल्कुल है। तो आपको लिखना क्या है, आपको इसमें क्वेश्चन आपका यही हो जाएगा, फाइंड आउट वेदर द फेडरलिज्म इन, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा और इसका आंसर हम कर लेते हैं। यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, बहुत छोटा सा आंसर है। यस, देयर इज फेडरलिज्म इन इंडिया एज गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट लेवल्स लाइक सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या है? द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, जिसके अंदर पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होता है। ठीक है, सुप्रीम है। पीपल इलेक्ट देयर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड दीज मेंबर्स इलेक्ट देयर हेड। तो जो हम हैं यानी लोग, वो क्या करते हैं, अपने मेंबर्स जो है पार्लियामेंट एमपीज उनको सेलेक्ट करते हैं या एमएलएज को सेलेक्ट करते हैं और उनको फिर पार्लियामेंट में भेजते हैं। और ये क्या है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, अब प्राइम मिनिस्टर के लिए हम एमपी चुनते हैं, फिर वो जो है क्या करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब क्वेश्चन फिर से वही है, फाइंड आउट वेदर देयर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गिव्स आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आपको बताना है, तो बिल्कुल हमारा जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है। यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। आंसर, यस, देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया बिकॉज आफ्टर एवरी 5 years इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया and the prime minister and chief minister etc are elected through elections। तो elections के थ्रू जो है क्या है, इनको इलेक्ट किया जाता है। थर्ड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, ये देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सभी बच्चे जानते हैं कि ये कौन सा सिस्टम है जिसमें वोट हम कास्ट करते हैं। सच ए सिस्टम इन विच ऑल द सिटीजन्स हैव राइट टू वोट एंड चूज देयर रूलर्स अब आफ्टर अटेनिंग द सर्टेन मिनिमम एज। एक मिनिमम एज रखी गई है और इसके बाद हम अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड आउट वेदर देयर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया, इफ यस व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। ये क्वेश्चन हो गया। तो आपको मिनिमम एज बतानी है, कितनी है एज, 18 years। ठीक है, 18 years है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए। ओके, ये आंसर हो गया इसी क्वेश्चन का। इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है नाम दे देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेशन ऑफ पावर्स।
क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक, यानी नाम से ही पता चल रहा है पावर्स की सेपरेशन। A form of government in which powers are clearly divided by the constitution so that collision among the powers centers may be stopped। इसमें पावर्स का डिवाइड कर दिया जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स अलग हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स अलग हैं। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं, कुछ पावर स्टेट को। स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से स्टेट में कुछ काम करा सकती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स यूज़ करके स्टेट गवर्नमेंट से काम करा सकती है। इससे क्या होगा, इससे दोनों की पावर होने से वो जो है आपस में उनके बीच कॉलिजन नहीं होगा, टकराव नहीं होगा, और जो है सरकार है वो अच्छे से चल पाएगी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट वेदर देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, हाउ दीज पावर्स आर डिवाइडेड। तो बिल्कुल बेटा इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स दिया गया है। सो यहाँ से आंसर करेंगे, yes there has been a distribution of power in India, some powers have been given to the center and some power of the some of the state power have also been given to the state government so that state government don't conflict with the central government। उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं होता। तो वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। सभी बच्चे फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं कि जो हमारी कंट्री है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, या हर एक कंट्री, आप कह सकते हो हर एक कंट्री कुछ राइट्स जो है सिटीजन्स को देते हैं सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, यानी हम अपनी लाइफ को अपनी डिग्निटी समझते हो ना, सम्मान के साथ जी सकें। सो इनको हम क्या कहते हैं, इन राइट्स को, अधिकारों को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। फाइंड आउट वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है तो बेटा क्या इंडियन जो गवर्नमेंट है वो फंडामेंटल राइट अपने सिटीजन्स को देते हैं। व्हाट आर दीज फंडामेंटल राइट्स, अगर देते हैं तो वो फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे यस, ठीक है। और राइट्स कौन से हैं, राइट ऑफ इक्वलिटी नंबर 1, right to freedom number 2, right against exploitation number 3, right to freedom of religion number 4, cultural and educational rights number 5 and right to constitutional remedies number 6। तो टोटल जो है 6 हमारे क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो है आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें कोई भी स्टेट है, स्टेट इन द सेंस, देखिए बच्चों वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हमारा जो कंट्री है वो एक स्टेट है। स्टेट क्या होता है, स्टेट एक ऐसी जगह होती है जिसकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं, एक ऐसा एरिया जिसकी अपनी बाउंड्रीज हैं। इंडिया की अपनी बाउंड्रीज है वर्ल्ड में, तो ये क्या हो गया, एक स्टेट हो गया। सो ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें कोई भी जो स्टेट है उसका अपना कोई ऑफिशियल रीज़न नहीं होता है, ठीक है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। कोई भी जो व्यक्ति है वो कोई भी रिलीजन जो है अपना सकता है। स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट विद इट्स सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रीजन। तो लोग जो है वो कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं, उनके पास पूरी फ्रीडम है और गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज नहीं कर सकती कोई भी रिलीजन अपनाने के लिए। सो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इट इज़ सेकुलरिज्म, ठीक है। सो फाइंड आउट वेदर सेकुलरिज्म इज़ फॉलोड इन इंडिया, गिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ योर आंसर। तो आपको बताना है कि क्या इंडिया में सेकुलरिज्म है, आप इसके फेवर में आपको आंसर भी देने हैं। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे दैट यस सेकुलरिज्म इज़ फॉलोड इन इंडिया, एनी पर्सन हैज़ द राइट टू अडॉप्ट एनी रिलीजन इन इंडिया, ठीक है। नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, किसी भी पर्सन को कोई भी रिलीजन अडॉप्ट करने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट एंड आई होप स्टूडेंट्स आप सब बच्चों को वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।